आज हम लोग जो पाठ हमारा शेष रह गया था, पाठ 4 गोपीनाथ, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि गोपीनाथ का हम लोग आधा ही भाग पढ़े थे, आधा आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि गोपीनाथ को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। गोपीनाथ के पकड़े जाने के बाद जब गोपीनाथ को पता चला कि उनकी गोलियों से मरने वाला डिगार्ड नहीं अपितु किलबर्न व्यापार कंपनी का एक अंग्रेज कर्मचारी अर्नस्ट डे था, तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ और उसे हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर डेगार्ड के सम्मुख लाया गया। डेगार्ड ने अपनी खूंखार आंखें तरेरी, कमर से अपनी लोहे के बकल वाली बेल्ट खोली और घुराता हुआ बोला, बता तूने अर्नस्ट डे को क्यों मारा? उससे तेरी क्या दुश्मनी थी? मैं तो तेरे खून करना चाहता था, बेचारा डे तो गलती से मारा। गोपीनाथ ने क्या बोला कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, उसे तो मैंने गलती से मारा। अफसोस मुझे भी है इस बात का, क्योंकि दुश्मनी तो मुझे तुमसे थी, उससे नहीं थी। उसकी दाढ़ी मूछें बिल्कुल तेरी ही जैसी थी। गोपीनाथ ने क्या कहा कि तेरी जो दाढ़ी मूछ है उसकी भी वैसी ही थी। जिस डेगार्ड के नाम से सारा बंगाल थर्राता हो, आज उसी डेगार्ड के जीवन को चुनौती दी जा रही थी और जिससे सारे लोग कांपते थे, सारे बंगाल के लोग, उसे एक छोटा सा बालक गोपीनाथ जो है उसे चुनौती दे रहा था। डेगार्ड भूखे भेड़िए की तरह गोपीनाथ पर टूट पड़ा। 5-6 सिपाहियों ने उसे जकड़कर नाक मुंह के बल औंधा लिटा दिया और 5-6 सिपाही मिलकर गोपीनाथ को नीचे के मुंह गिरा देते हैं और उसकी गर्दन और पैरों पर इस तरह बैठ गए कि वह हिल भी न सके। और बहुत बेरहमी से जो है गोपीनाथ के ऊपर ये 5-6 पुलिस जो सिपाही थे वह बैठ गए थे और उसे जरा सा भी समय नहीं दिए कि वह हिल सके। उसकी नंगी पीठ पर धड़ाधड़ बेल्ट बरसाना शुरू कर दिया गया। लोहे के बकल से गोपीनाथ की कमर लहूलुहान हो गई थी और बकल से मार रहे थे, जिससे कमर जो है पूरी तरह से लहूलुहान यानी खून से लथपथ उनका कमर हो चुका था। लेकिन वह क्रांतिकारी वीर उस मार को ऐसे सहता चला गया, न चीखा न कराहा और न ही उसके मुंह से कोई आह तक भी निकली। यानी गोपीनाथ इतना बहादुर वीर सैनिक था हमारे लिए, जो न चीखा न चिल्लाया न कराहा, यानी वह जो है विरोध अपनी पूरी तरह से अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को प्रकट किया। डेगार्ड दहाड़ा, बोला, तू किसका आदमी है? मैं किसी का आदमी नहीं, मैं तो भारत माँ का वीर पुत्र हूँ। डेगार्ड इस पे उसे आश्चर्य हो रहा था कि अरे यह बच्चा तो बिल्कुल न चिल्ला रहा है न बोल रहा है। वह पूछता है कि तुम किसके आदमी हो? इस पर वह जो है वीर गोपीनाथ बोलते हैं कि मैं तो भारत का वीर पुत्र हूँ। मेरी हत्या क्यों करना चाहता था? तूने मेरे कितने ही भाइयों को जेल की काल कोठरियों में सड़ा रखा है। उसने डेगार्ड ने पूछा, तुम मेरा हत्या क्यों करना चाहता था? इस पर गोपीनाथ ने जवाब में क्या दिया कि तुमने मेरे भाइयों को, बहुत सारे भाइयों को काल कोठरियों में सड़ा के रखा है, अनेक को तुमने फांसी पे लटकाया है, उन सबका मैं तुमसे हिसाब लेना चाहता था। डेगार्ड भूखे भेड़िए की तरह गोपीनाथ की तरफ देखकर गुर्राता रहा और उस घायल शेर को पिंजरे में बंद करवा दिया और गुर्राता हुआ देखकर उन्हें बंद करवा दिया। और 21 जनवरी सन 1924 को गोपीनाथ को अदालत में पेश किया गया। गोपीनाथ ने अपने बयान में स्वीकार किया कि मैं पुलिस कमिश्नर डेगार्ड के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाने का पूरी तरह से प्रयास करना चाह रहा था और इसीलिए मैं जो है डेगार्ड की हत्या भी करना चाहता था, लेकिन मेरी गलती से वह बच गया। गोपीनाथ को फांसी की सज़ा सुना दी गई। प्रेसिडेंसी जेल में 1 मार्च सन 1924 को उन्हें फांसी दी जानी थी। उस दिन सूर्योदय से पूर्व ही जेल के बाहर लोगों की भीड़ हो गई थी, यानी जेल जो है फांसी की सज़ा का आदेश दे दिया गया और 1 मार्च 1924 को उन्हें फांसी देनी थी और लोग जो है सूर्योदय से पहले ही बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भारी भीड़ के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी प्रेसिडेंसी जेल के बाहर मौजूद थे। नेताजी ने प्रयास किया कि फांसी के बाद गोपी का शव उनके घरवाले को सौंप दिया जाए, लेकिन ऊपर से आदेश था कि गोपी का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाए। अतः मुखाग्नि देने हेतु केवल गोपीनाथ के भाई मदन मोहन को ही अंदर जाने की इजाज़त मिली। यानी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी
बहुत चाहे कि गोपीनाथ का शव फांसी देने के बाद उन्हें वापस मिल जाए और उनके घर पहुंचा दिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों के अत्याचारी और बर्बरता की वजह से उनका शव उन्हें नहीं मिल पाया और सिर्फ उनके भाई मदन मोहन को ही अंदर जाने की इजाज़त मिली। दोपहर तक जेल के बाहर गोपीनाथ जिंदाबाद और वंदे मातरम का नारे लगते रहे और अंतिम संस्कार के बाद जब मदन मोहन अपने भाई को कपड़ों को लेकर जेल के दरवाजे से बाहर निकले तो सारा वातावरण सिसकियों में डूब गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन कपड़ों को अपने हाथों में लेकर चूमा और भावुक हो उठे और इतना ज़्यादा भावुक हो गए सुभाष चंद्र बोस जो कि गोपीनाथ के कपड़ों को लेकर सोचने लगे और उनके मन में कुछ विचार उठने लगे। उन कपड़ों पर जब नेताजी के अश्रु गिरे तो सारा वातावरण गमगीन हो गया, यानी सारा माहौल जो है जहाँ लोग खड़े थे वह दुखी हो गए और गोपीनाथ केवल 18 वर्ष की आयु में ही मातृ देवी प्राण न्यौछावर कर सदा के लिए अमरत्व प्राप्त कर लिए और गोपीनाथ केवल 18 वर्ष की उम्र में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और वह मातृ देवी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर सदा के लिए हमारे और आपके बीच में अमरत्व हो गए। यानी आज भी हम उस वीर बालक के कथा को सुनना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है और उनकी वीरता। और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का हर युवा जो है अपने अंदर उत्साह और देशभक्ति की भावना को रखे। तो आज हमारा यहाँ पर पाठ खत्म होता है।